बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन वगैरह उसके ट्रांसफर वगैरह के बारे में डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हम लोग चले गए थे अपनी जरा स्टडी टेक्स्ट के ऊपर। स्टडी टेक्स्ट का फर्स्ट पॉइंट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रेलिवेंट है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हैं, कौन सी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, वो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया था। आज हमारा जो लेक्चर है वो बेस कर रहा है रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट्स के ऊपर। तो सबसे पहले देखें रिकॉग्निशन प्रिंसिपल्स। हम लोग IAS 40 को ओवरऑल डिस्कस कर चुके हैं अपनी नोट्स के थ्रू, लेकिन अब स्टडी टेक्स्ट के हवाले से देखते हैं कि रिकॉग्निशन प्रिंसिपल हमारे पास क्या है। द रिकॉग्निशन प्रिंसिपल इज सिमिलर टू दैट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड ऑन investment property shall be recognized as an asset when and only it is probable that future economic benefits that are associated with the investment property will flow to the entity and cost of the investment property can be measured reliably। बेटा यही दोनों क्राइटेरिया ही IAS 16 का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया था और वही अप्लाई हो जाता है हमारे पास IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर। These costs include cost incurred initially to acquire an investment property and cost incurred subsequently to add to, replace part of or services of property. The cost of the day-to-day serving, repairs and maintenance of an investment property are recognized in profit or loss as incurred। अब देखें इनके ऊपर हम लोग सब्सिक्वेंटली कुछ ना कुछ कॉस्ट वगैरह इनकर करते रहते हैं। कहते हैं these costs includes cost incurred initially to acquire an investment property and cost incurred subsequently to add to, replace part of or service of property। अब देखें उसने कहा कि इस कॉस्ट के अंदर अगर इनिशियली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को एक्वायर करने की कॉस्ट शामिल है और उसके बाद कहते हैं सब्सिक्वेंटली अगर आप इसके किसी पार्ट्स वगैरह को रिप्लेस करते हो तो वो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का पार्ट बन जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे IAS 16 में था हमारे पास। फिर कहता है द कॉस्ट ऑफ द डे टू डे सर्विंग रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, कि अगर आप लोग रूटीन में रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस करवा रहे हो जिससे उसकी एफिशिएंसी वगैरह में कोई इन्हांसमेंट नहीं आ रही, कोई इंप्रूवमेंट्स नहीं आ रही, तो वो और रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस आप लोगों ने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चार्ज कर देने हैं। नेक्स्ट कहते हैं पार्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हैव बीन एक्वायर्ड थ्रू रिप्लेसमेंट। पार्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी may have been acquired through replacement. For example, the interior walls may be replacements of original walls. In this case, recognize the new part if it meets the recognition criteria and re-recognize the replaced part। कि अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के किसी एक पार्ट को रिप्लेस करते हो तो अगर वो रिप्लेस्ड पार्ट आपकी क्राइटेरिया को मीट करता है तो आप उसको रिकॉग्नाइज कर दो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, और उसकी जगह पे जिस पार्ट को आपने डी रिकॉग्नाइज करना है उसको आप एलिमिनेट कर दो, डिस्पोजल के तौर पे रिकॉर्ड कर सकते हो। तो मेजरमेंट एंड रिकॉग्निशन, तो हम लोगों ने देखा था IAS 16 में भी कि जो इनिशियल रिकॉग्निशन होती रहती है मेजरमेंट वो हमेशा कॉस्ट के ऊपर हुआ करती है। तो कहते हैं एन ओन्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शैल बी मेजर्ड इनिशियली एट इट्स कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट शैल बी इंक्लूडेड इन द इनिशियल मेजरमेंट। अगर किसी किस्म की कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट वगैरह है तो इनिशियल मेजरमेंट का पार्ट बना दीजिएगा, मतलब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वो बन जाएगा। द कॉस्ट ऑफ परचेज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी comprises its purchase price and any directly attributable expenses। Directly attributable expenses includes, for example, professional fee for legal services, property transfer, taxes and other transaction cost। मतलब बिल्कुल IAS 16 की तरह कि परचेज प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और उसके ऊपर किसी भी किस्म के कोई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस हैं तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आप बनाते जाएंगे। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज नॉट इंक्रीज्ड बाय
मतलब ये वो तीन चीजें हैं जिसकी वजह से आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कैपिटलाइज नहीं करना। ये चीजें, ये तीनों कॉस्ट वगैरह इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। उसमें सबसे पहले आ जाता है स्टार्टअप कॉस्ट। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने की जैसे कोई कॉस्ट वगैरह होती है, स्टार्टअप कॉस्ट, अनलेस नेसेसरी टू ब्रिंग द प्रॉपर्टी टू द कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। तो इसके हवाले से तो खुद स्टैंडर्ड ने कहा है कि कोई भी आपका कोई IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है या ओन्ड आपके पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, तो स्टैंडर्ड हमें ये कहता है कि आप लोगों ने उसको लोकेशन एंड कंडीशन necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management, वहां तक लाने की तमाम तर कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है। लेकिन स्टार्टअप कॉस्ट आपने कैपिटलाइज नहीं करनी। अगर ये जरूरी हो तो कीजिएगा, अदरवाइज क्वेश्चन साइलेंट है तो आपने इसको इग्नोर कर देना है। फिर कहते हैं ऑपरेटिंग लॉसेस incurred before the investment property achieves the planned level of occupancy। भाई ये आप देखें बेटा, हम लोगों ने एक बिल्डिंग एक्वायर की और हमारा पर्पस था इसे रेंटल इनकम अर्न करना, लेकिन रेंटल इनकम तो उस टाइम पर आएगी जब उसमें टेनेंट्स आएंगे, जब वो हम किराए पर देंगे उस टाइम पर आएगी। अभी तक वो वैकेटेड है, खाली है, लेकिन उसके ऊपर हमारा एक्सपेंस हो रहा है, हमें यूटिलिटीज पे करनी पड़ रही है, जो एक किस्म का हमारा लॉस हो रहा है। तो कहते हैं अगर इस किस्म के कोई लॉसेस वगैरह आपको होते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे। फिर कहते हैं एबनॉर्मल वेस्ट इनकर्ड इन कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट द प्रॉपर्टी। तो जब भी हम लोग किसी किस्म की कोई प्रॉपर्टी वगैरह की कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो उस सूरत में हमारे पास एक तो होता है नॉर्मल वेस्टेज, वो इसकी कॉस्ट का पार्ट बन जाता है कि वो एक लाजमी चीज है, उसने होना ही है। जैसे कि प्लस्तर करते हुए दीवारों के ऊपर जब हम लोग सीमेंट वगैरह से तह लगा रहे होते हैं, उस सूरत में कुछ ना कुछ सीमेंट वो प्लस्तर होता है जाए, ये नॉर्मल वेस्टेज है। लेकिन अब नॉर्मल वेस्टेज क्या, आपको किसी किस्म का कोई फाइन हो गया, कोई चीज डैमेज हो गई, मतलब कंस्ट्रक्शन कर रहे थे और कोई चीज टूट गई, अब टूटने के बाद दोबारा से मंगवानी पड़ी, तो वो जो डैमेज हुआ है ना वो एबनॉर्मल लॉस है, वो नहीं शामिल करेंगे आप। क्लियर जी। The accounting treatment for exchange of assets is same as through applied under IAS 16। तो IAS 40 को IAS 16 ने तकरीबन कोई 90% तक सपोर्ट किया हुआ है। सेम वही क्राइटेरिया, वही रिकॉग्निशन, सब कुछ as to as IAS 16 जैसी। The chosen policy must be applied to all the investment property। कोई भी पॉलिसी आप अप्लाई करते हो तो वो आपकी तमाम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर अप्लाई हो जाती है। A voluntary change in policy shall be made only if the change results in financial statement providing reliable and more relevant information, and such a change shall be retrospectively adjusted in accordance with the requirements of IAS 8। IAS 40 states that a change from the fair value model to the cost model is unlikely to result in more appropriate percentage। बेटा ये IAS 16 में जिस तरह से आपने पढ़ा था चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड्स, ये चीजें आप लोगों ने देखी नहीं। इसी तरह से कहता है कि अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी आप अपनी पॉलिसी का कोई चेंज लाना चाह रहे हैं तो आप ला सकते हैं, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट होना है वो रेट्रोस्पेक्टिव होना है। मतलब आज अगर चेंज लाइन है तो आज के बाद से फ्यूचर को देखना है, पास्ट को नहीं देखना। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, आप लोग कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल या फेयर वैल्यू मॉडल से कॉस्ट मॉडल में मूव कर सकते हो। अब वो भी कंडीशन है कि अगर आपको लगे कि मोर एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन पेश की जाएगी एज कंपेयर टू प्रीवियस पॉलिसी, तो फिर आप लोग चेंज कर सकते हैं इसको। वैसे कहते हैं फेयर वैल्यू मॉडल, कहते हैं अंडर द फेयर वैल्यू मॉडल all investment properties measured at fair value at the end of each period। तो हर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को आपने फेयर वैल्यू मॉडल को ऊपर लेकर आना है, उसकी वैल्यू को रीअसेस करना है आप लोगों ने। कहते हैं एनी रिजल्टिंग फेयर वैल्यू, या तो गेन होगा या फिर
और ये कहां पर चार्ज कर देंगे हम लोग प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। तो इसको इक्विटी का पार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि हम लोग IAS 16 में करते थे कि गेन को रिवैल्यूएशन सरप्लस के तौर पे लिखते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं करना, यहाँ पे चाहे गेन है चाहे लॉस है, डायरेक्टली प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चार्ज हो जाएगा। एंड द प्रॉपर्टी वुड नॉट बी फेयर वैल्यू मॉडल के ऊपर अगर आपके पास आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो वो डेप्रिशिएट नहीं होगी। अगर कॉस्ट मॉडल है तो फिर आपने डेप्रिसिएशन करनी है। ओके, फेयर वैल्यू मॉडल के ऊपर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेप्रिसिएशन नहीं करोगे। ओके हो गया। प्रॉफिट और लॉस अनरिकॉग्नाइज्ड गेन होगा ना, मेंशन को तो नहीं। हाँ, ट्रांसफर, लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं फिर प्रॉफिट और लॉस को। हाँ, this is the difference to the revaluation model of IAS where gain are reported in other comprehensive income and accumulated as a I hope कि ये बात क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखें एग्जांपल नंबर 1। अब एग्जांपल नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। कहते हैं हाउ द अबव प्रॉपर्टी शैल बी प्रेजेंटेड एट द एंड ऑफ ईयर 1 अंडर कॉस्ट मॉडल एंड फेयर वैल्यू मॉडल। 1st January year 1, entity P purchased a building for its investment potential. The building cost rupees 1 million with transaction cost of rupees 10,000. The depreciable amount of the building component of the property at this date was rupees 300,000. The property has a useful life of at the end of year 1 the property fair value had risen to 1.3 million। हाँ जी, अब इसकी आप लोग आपने ट्रांजैक्शन करके देंगे। सबसे पहले कॉस्ट मॉडल को फॉलो करते हुए ईयर 1 की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके दें। ये 300,000 को 50 पे डिवाइड करें तो डेप्रिसिएबल कंपोनेंट। हाँ जी, सबसे पहले रिकॉर्डिंग बेटा होगी इस बिल्डिंग की एक्विजिशन की 1 जनवरी, और वो एक्विजिशन 1 मिलियन प्लस 10,000 ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो ये आपके पास आ गई, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, उसके बाद ये पूरी उसकी कॉस्ट आ गई। फिर उसने आपसे कहा कि जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है ना वो 300, तो 300 डिवाइडेड बाय 50 6,000 आपकी डेप्रिसिएशन आ गई। तो एट द एंड ऑफ ईयर 1 आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ जाएगी 1,004,000। बात क्लियर हो गई। अब अगर हम लोग बात करें इनके एक्सट्रैक्ट SPL स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, तो सिर्फ डेप्रिसिएशन जाके चार्ज कर देंगे। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन उसमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ये फेयर वैल्यू के ऊपर हो तो 1.3 मिलियन। ये बात क्लियर हो गई। और अगर फेयर वैल्यू के ऊपर है, ये देखिए ये ऊपर वाला जो है ना ये हमारे पास आ गए है SFP कॉस्ट मॉडल के मुताबिक इस पर, और SPL डेप्रिसिएशन। ये फेयर वैल्यू मॉडल होगा तो बेटा रिकॉर्डिंग तो हो जाएगी ना 1,010,000 के ऊपर। ओके, उसके बाद अगर आप देखें अब इसको डेप्रिशिएट नहीं करना हम लोगों ने, तो हमारे पास SPL के अंदर सिर्फ ये गेन हो जाएगा। और गेन कितने का हो रहा है 290 का। तो गेन ऑन प्रॉपर्टी वैल्यूएशन 290,000 और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अपनी फेयर वैल्यू के ऊपर ही रिकॉर्ड हो जानी है। बात क्लियर हो गई। कहते हैं IAS 40 requires all entities to measure the fair value of investment property for the purpose of either measurement if the entity uses the fair value model or disclosure if it uses the cost model। चाहे आप फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हैं या कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं, आपने फेयर वैल्यू को डिटरमिन जरूर करना है। फेयर वैल्यू मॉडल है तो वही वैल्यू यूज कर लोगे, और इन केस कॉस्ट मॉडल है तो डिस्क्लोजर में जाके बताओ कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उसकी फेयर वैल्यू क्या है, तो उसका डिस्क्लोजर दिया जाता है। डिस्क्लोजर बताया जाएगा कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अपनी बुक्स में 1,004,000 की रिकॉर्ड की हुई है
उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 1.3 मिलियन है। क्लियर? अच्छा नेक्स्ट देखें, an entity is encouraged but not required to measure the fair value of investment property on the basis of valuation by an independent valuer who holds a recognized and relevant professional qualification and has recent experience in the location and category of the investment property being valued. Entity is encouraged but not required to measure the fair value property. बेटा IAS 16 कहता रहता है कि इंडिपेंडेंट वैल्यूअर होना चाहिए, और इंडिपेंडेंट वैल्यूअर की एक फर्म होनी चाहिए, क्वालिफाइड पर्सन होने चाहिए, जो आकर उसकी ये जो रीवैल्यूड अमाउंट है उसको डिटरमिन कर सके। लेकिन IAS 40 कहता है कि भाई मैं आपसे ये रिक्वायर नहीं कर रहा, आपने मार्केट में सिंपली जाकर उसकी वैल्यू देख लेनी और अपने पास रिकॉर्ड कर देना। क्लियर जी? डिस्पोजल, अगर हम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डिस्पोज करते हैं, कहते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शैल बी डी रिकॉग्नाइज्ड। कब कब? डिस्पोजल के टाइम पर इसको डी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, या जब हम उसको ट्रांसफर कर लें पीपी के अंदर या फिर इन्वेंटरी के अंदर। तो कहता है व्हेन द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज परमानेंटली विथड्रॉन फ्रॉम यूज एंड नो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट्स डिस्पोजल। Gain or losses arising from the retirement disposal of investment property shall be determined as difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and shall be recognized in the period of or disposal. All clear? ये बिल्कुल IAS 16 वाले डिस्पोजल की तरह ही है। एग्जाम्पल कहते हैं कि वो एग्जाम्पल नंबर 1 तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 याद है ना? 1 मिलियन उसकी परचेज प्राइस थी, 10,000 ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी, 300,000 उसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट थी, 1.3 मिलियन उसकी फेयर वैल्यू थी। अब क्या हुआ? कहते हैं कंटिन्यूइंग द सेम डाटा एज गिवन एग्जांपल 1, द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाज सोल्ड इन ईयर 2 for rupees 1550, selling cost rupees 50,000. Calculate the gain on disposal under cost model. अब बेटा अगर कॉस्ट मॉडल पे जाएंगे तो ईयर 1 तो हम लोग डेप्रिशिएट कर चुके थे, ईयर 2 में भी 6,000 की डेप्रिसिएशन होनी है। ओके, टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगी 2 इयर्स में 12,000 की, ऐसे ही है। लेकिन इसने यहाँ पे अब देखें, आपको ये नहीं बताया कि ईयर 2 में हम लोग कब इसको डिस्पोज कर रहे हैं। तो हम लोग ना इसको सपोज कर रहे हैं कि ईयर 2 के स्टार्ट में, जब डेट गिवन ना हो तो ईयर 2 का स्टार्ट, तो फिर ईयर 2 को डेप्रिशिएट करने की जरूरत है। अगर यहीं पे होता कि ईयर 2 के एंड में डिस्पोज कर रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी चार्ज करते हैं। अब अगर आप लोग देखें सेल प्रोसीड्स है हमारे पास 1,550,000, जबकि हमारे और इसमें से 50,000 लेस करेंगे जो सेलिंग कॉस्ट है, तो नेट सेल प्रोसीड्स आ जाएंगी 1.5 मिलियन, और हमारे पास एसेट की कैरिंग अमाउंट आ रही है 1,004,000। तो हमारे पास इसकी जो गेन ऑन डिस्पोजल आ जाएगा 496,000 का। ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को जाकर हम लोग चार्ज कर देंगे अंडर कॉस्ट मॉडल ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ऑल क्लियर? लेकिन अगर यही चीज हमारे पास हो रिवैल्यूएशन मॉडल, तो बेटा रिवैल्यूएशन मॉडल में हमारा एसेट 1.3 मिलियन पे पहले पहुंच चुका है और उसकी कैरिंग अमाउंट भी 1.3 मिलियन ही है, और हमने उसको सेल कर दिया 1.5 मिलियन में, तो फिर हमारे पास इसके ऊपर गेन 200 का रिकॉर्ड करेंगे। अब टोटल गेन हमें उतना ही हुआ, लेकिन फर्क क्या है कि इसका कुछ पोर्शन हम लोग प्रीवियसली फर्स्ट ईयर के अंदर रिकॉर्ड कर चुके हैं फेयर वैल्यू गेन। ओके, और रिमेनिंग 200 का गेन हमने अभी रिकॉर्ड कर दिया। बात क्लियर हो गई? अब नेक्स्ट देखें, कहते हैं इनएबिलिटी टू मेजर फेयर वैल्यू रिलायबली, कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हम एसेट्स की फेयर वैल्यू को रिकॉर्ड ना कर सकें, उसको मेजर ना कर सकें, हमें मार्केट में उसकी वैल्यू का अंदाजा ना हो रहा हो, अगर पता चल भी जाए तो हम उसके ऊपर अपना कॉन्फिडेंस शो ना कर सकें, रिलायबल इंफॉर्मेशन अगर वो हमारे लिए ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में हमने क्या करना है? कहते हैं देयर इज
vertebral presumption that an entity can reliably measure the fair value of the investment property on a continuing basis. However, in exceptional cases, following guidance is applicable. क्या मतलब? कहते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है, बेटा अंडर कंस्ट्रक्शन घर की आप कीमत का अंदाजा नहीं लगा सकते, आप उसकी लैंड की कीमत का अंदाजा लगा सकते हो। एक पीस ऑफ लैंड है, आप बता सकते हो भाई इतने रुपीस मरला के हिसाब से ये इतने का। घर फुली कंस्ट्रक्ट हो चुका है, आप उसकी लोकेशन कंडीशन वगैरह को देखते हुए आप अंदाजा लगा लेंगे कि इस पूरी बिल्डिंग की ये प्राइस है, लेकिन अभी वो बन रहा है, पता नहीं वो कैसा बने, तो आप उसकी फेयर वैल्यू का अंदाजा नहीं लगा सकते। तो ऐसी सिचुएशन में हमने क्या देखना है? If an entity determines that fair value of investment property under construction is not reliably measurable, but expects the fair value of property to be reliably measurable when construction is, लेकिन अभी उसे पता हो कि भाई अभी मैं नहीं कर सकता इसकी फेयर वैल्यू को डिटरमिन, लेकिन अगर मैं घर को कंप्लीट कर लूं, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए, फिर इसकी फेयर मार्केट वैल्यू का हमें अंदाजा हो जाएगा, तो क्या करना है? इट शैल मेजर दैट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अंडर consideration at cost until either its fair value becomes, कहते हैं जब तक आप उसकी फेयर वैल्यू को रिलायबली मेजर नहीं कर सकते तब तक आपने उसको उसकी कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड करना है, आपको फेयर वैल्यू के ऊपर जाने की जरूरत है। और कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड विच एवर इज, या तो फेयर वैल्यू को डिटरमिन कर लो रिलायबली, या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए, जो काम पहले हो जाए वहां तक आपने उसको कॉस्ट मॉडल के ऊपर रखना है और बाद में आपने उसके ऊपर फेयर वैल्यू मॉडल अप्लाई करना, राइट? मतलब हमसे कहा गया कि आपने अपनी तमाम क्लास ऑफ एसेट्स को, मतलब तमाम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को सेम मेथड के ऊपर लेके चलना। अब हमारा जो मेथड था ना वो था फेयर वैल्यू मेथड, कि हम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू मॉडल अप्लाई करते हैं उसके ऊपर। लेकिन मेरे पास एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऐसी थी जिसकी मैं फेयर वैल्यू को डिटरमिन नहीं कर पा रहा था, तो स्टैंडर्ड हमें कहता है कि उसको उस टाइम तक वो अपनी कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड करो जब तक तुम उसकी फेयर वैल्यू को डिटरमिन नहीं कर लेते या उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती। तो ये हमारे पास एक्सेप्शन आ जाती है कि आपने बाकी तमाम को फेयर वैल्यू मॉडल के ऊपर अप्लाई करना है, लेकिन इसको फिर कॉस्ट मॉडल के ऊपर रखने का। क्लियर? फिर कहते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नॉट अंडर कंस्ट्रक्शन, कंप्लीट हो चुकी है, अब क्या करना है? If an entity determines that the fair value of an investment property other than an investment property under construction is not reliably measurable on continuing basis, the entity shall measure that investment property using in the residual value of such investment property shall be assumed to be residual value को फिर जीरो, क्योंकि अगर कॉस्ट मॉडल पे आ रहा है तो उसने डेप्रिशिएट होना है, तो ऐसी सिचुएशन में आपने उसकी रेजिडुअल वैल्यू को जीरो कंसीडर कर देना है। The entity shall continue to apply 16 until disposal of such investment property। तो भाई आप बाकियों के ऊपर फेयर वैल्यू मॉडल अप्लाई कर सकते हो, लेकिन किसी कोई ऐसा एसेट है जिसकी आप फेयर वैल्यू को डिटरमिन नहीं कर पा रहे, तो उस एक एसेट की वजह से बाकियों की पॉलिसीज को चेंज नहीं करना, उनको फेयर वैल्यू के ऊपर ही रहने देना, लेकिन इसको कॉस्ट पे कन्वर्ट कर देना। क्लियर? फिर कहते हैं प्रीवियसली मेजर्ड एट, प्रीवियसली तो हम लोगों ने फेयर वैल्यू के ऊपर मेजर कर लिया था, लेकिन अब की क्या सिचुएशन है? If an entity has previously measured at investment property at fair value, it shall continue to measure the property at until disposal। ऐसा ही होता रहता है, फिर आपने डिस्पोजल तक उसका मेथड नहीं चेंज करना, उसको फेयर वैल्यू मॉडल पे रखना है। ये कहते हैं और ट्रांसफर टू ओनर्स ऑक्युपाइड और इन्वेंटरी इवन इफ comparable market transaction becomes less frequent or market prices becomes less readily available। अब आपने उसको फेयर वैल्यू के ऊपर भी रिकॉर्ड करते रहना है, राइट?
ये आ गई इसकी एग्जांपल। इस सारे सिनेरियो को समझने के लिए ये बेस्ट एग्जांपल है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट में देखें, कहते हैं फॉर ईच ऑफ द अबव प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी 1, 2 and 3, briefly state how it would be treated in the financial statements of Victoria for the year ending 31st December 2008, identifying any impact on profit or loss। फिर बी में कहता है प्रोड्यूस एनालिसिस ऑफ नॉन करंट एसेट फॉर विक्टोरिया फॉर द ईयर एंडिंग 31st December 2008, showing each of the above property टोटल कॉलम। ये जैसे हम लोगों ने फिक्स एसेट स्केड्यूल पढ़ा था, ये बेसिकली वो स्केड्यूल बना के देना है हम लोगों ने नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। जैसे कहते हैं विक्टोरिया ऑन सेवरल प्रॉपर्टीज एंड हैज अ ईयर एंड 31st December, whenever possible Victoria carries investment property under, तो उसने बता दिया कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर फेयर वैल्यू मॉडल अप्लाई करते हैं। प्रॉपर्टी 1 कहते हैं was acquired on 1st January year, it had a cost of rupees comprising rupees 500,000 for land and rupees 500,000 for, तो बेटा लैंड ने डेप्रिशिएट नहीं होना। ओके, कहते हैं the building have a useful life of, Victoria use this property for its, पहला क्वेश्चन क्या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है? नो। क्यों? क्योंकि हेड ऑफिस के यूज के लिए इस्तेमाल है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को ऑनर्स ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी कहते रहते हैं। क्लियर हो गई है बात? तो इसको IAS 16 के मुताबिक हम लोग लेके चलेंगे। अब देखें क्या कहता है प्रॉपर्टी 1, this property is used by Victoria as its and therefore cannot be treated as an, आपको theoretically पैसे लिखने का पता होना चाहिए कि किस तरह से लिखना है। कहते हैं it will be treated as property plant and equipment and will be stated at cost minus accumulated depreciation in the statement of financial position. The depreciation for the year will be charged in the statement of, और जब भी आप लोगों ने, उसने कहा था ना कि आपने ब्रीफली डिस्क्राइब करना है, ब्रीफली स्टेट हाउ इट वुड बी ट्रीटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आइडेंटिफाइंग एनी इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट और लॉस, इस चीज के बारे में। तो आपने उसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का भी बताना है कि हमने उसको कैसे रिकॉर्ड करना है। तो हमने कहा कॉस्ट माइनस क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और हर साल की डेप्रिसिएशन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चार्ज करेंगे। क्लियर हो गई ये बात? अब अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के स्केड्यूल की बात करें, ये देखें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 100,000। अब देखें यहाँ पर इसकी फेयर वैल्यू गेन वगैरह कुछ भी नहीं है, इसका क्लोजिंग भी 100,000 ही आता है। ये ईयर 1 में परचेज हुई थी। ओके, तो बेटा 500 बिल्डिंग डिवाइडेड बाय 40 एंड मल्टीप्लाइड बाय 7, क्योंकि 8th ईयर तो हमारा करंट ईयर है ना, तो ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आ जानी है? ये देखो 87.5। फिर इस साल की डेप्रिसिएशन, तो क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और यहां से ये वैल्यू 900। बात क्लियर हो गई? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रेलेवेंट कोई इशू? नेक्स्ट देखें प्रॉपर्टी 2, was acquired many years ago for rupees 1.5 million for its, अब ये IAS 40 में आ गया। फिर क्या कहते हैं ऑन 31st December 2007, मतलब हमारे इस करंट ईयर की ओपनिंग बताने जा रहे हैं। कहते हैं इट हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ रुपीज, तो बेटा 2.3 मिलियन पर ही इसने रिकॉर्ड हो जाना है। तो अगर फेयर वैल्यू की ये आ गई है, तो फेयर वैल्यू के ऊपर तो बेटा डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं होती, तो डेप्रिसिएशन 0 रहनी। क्लियर हो गई ये बात? 31st December 2008 फेयर वैल्यू राइजन टू 2.7, पहले कितनी थी? 0.4 का गेन आ गया। ये 0.4 का गेन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चार्ज कर देंगे, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ये हमारी प्रॉपर्टी 2.7 मिलियन से रिकॉर्ड हो जाएगी। हमें इसकी यूजफुल लाइफ से कोई गर्ज नहीं है, राइट? अब देखें, दिस इज हेल्प फॉर इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल एंड शैल बी ट्रीटेड एज
investment property, it will be carried at fair value. Victoria's policy to choose for investment properties. It will be revalued to fair value at period end, and any relating gain or loss shall be taken to statement of, और वो कितना आ रहा है, राइट अब इससे रेलिवेंट इसका देखो, फेयर वैल्यू मॉडल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 2.3 की थी स्टार्ट में, ये क्लोजिंग, ये गेन आ गया, और कुछ भी डेप्रिशिएट नहीं करना, और ये जो गेन है ये हमारे पास मूव कर जाएगा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को। ऑल क्लियर? प्रॉपर्टी 3 was acquired on 30 June 2002 for rupees 2 million for its investment potential. The directors believe that the fair value of the property was rupees on okay and rupees 3.5 million 31st December year 8. However, due to specialized nature of this property, these figures cannot be, क्या मतलब, रिलाय नहीं किया जा सकता, रिलायबल नहीं है। तो हमसे क्या कहा गया था कि अगर ये रिलायबल ना हो फेयर वैल्यूज, तो आपने उसकी कॉस्ट को के ऊपर उसको रिकॉर्ड करना है। तो हम उसकी फेयर वैल्यूज को नहीं लेंगे, हम उसको उसकी कॉस्ट के ऊपर ही रिकॉर्ड करेंगे और उसको डेप्रिशिएट करते रहेंगे over the period of 50 years. So 2 million divided by 50 and multiplied by, अब देखें ईयर 2 का भी मिड है, ईयर 2 का कंप्लीट ईयर नहीं चार्ज करना, और हम तो 5.5 ईयर्स, ओके 5.5, तो 2 million divided by 50 multiplied by 5.5, तो ओपनिंग हमें कितना मिल जाना है जी, ये देखो ये 2 मिलियन, क्लोजिंग भी 2 मिलियन, ये 220 आ जाएगा, 2.2 जो आप कह रहे थे 0.22 होगा, 220 ओके। अब इसमें से ये आपके पास फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन 2 मिलियन डिवाइड बाय 50, और ये क्लोजिंग आ गई, और हमारे पास इसकी कैरिंग अमाउंट 174 ओके हो गया। और इधर देखो कहते हैं दिस इज हेल्ड फॉर इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल एंड शुड बी ट्रीटेड एज, however since its fair value cannot be arrived at reliably, तो बेटा वो जो लिखा हुआ था ना cannot be corroborated, इसका यही मतलब होता है cannot be measured reliably, it will be held at cost minus accumulated depreciation in the statement of financial position. The depreciation for the year will be expensed in the statement of. This situation provides an exception to the rule whereby all investment property must be held under either fair value model or, तो ये इसकी exception है इस rule की, क्यों? क्योंकि fair value cannot be measured reliably, तो ऐसी सिचुएशन में हम उसको उसकी कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड कर सकते हैं, एनी इशू। आई होप कि ये सारा थ्योरेटिकल पॉइंट इस एग्जांपल की मदद से सॉल्व हो गया हो। ऐसा ही है। अब बात आती है बेटा ट्रांसफर की, और ये ट्रांसफर हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आप इसे जरा देखें तो कहते हैं चेंज इन यूज, ट्रांसफर चेंज इन यूज के क्या मतलब कि भाई अगर हमारे पास है कैपिटल एप्रिसिएशन, रेंटल्स टू अदर्स और बोथ, तो फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। लेकिन अगर ये मेरे पास इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस यूजेज है तो ये ऑनर्ड ऑक्युपाइड IAS 16, और अगर फॉर सेल पर्पस है तो फिर IAS 2 इन्वेंटरी। तो यूजेज चेंज कर दो तो लाजिम बात है उसने अपनी क्लास को चेंज कर सकता है। फिर क्या कहते हैं, कहते हैं an entity shall transfer of property to or from investment property when and only when there is a change in, क्या मतलब IAS 16 से IAS 40 and IAS 40 से IAS 16 बना सकते हैं अगर आप इसके यूजेज को चेंज कर। A change in use occurs when the property meets or ceases to meet the definition of investment property and there is
evidence to the change in use. In Isolation. isolation, a change in management's intention for use of a property does not provide evidence of a change in use. क्या कहता है? Measurements in management's intention for the use of a property does not provide evidence of a change in use. Example देखें, evidence of change in use क्या मतलब? Commencement of owners of patients or of development with the view of owner of patients. Transfer from investment property to owners occupied property. Investment property से उसको owners occupied property बना दो. कहते हैं commencement of development with a view to, तो फिर investment property to, अगर कहते हैं end of owners occupation, तो फिर owners occupied property से investment property बना दो. अगर inception of an operating lease, rental arrangements or an other party, तो inventories से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बना दो. तो ये चार किस्म के ट्रांसफर हमारे पास मौजूद. क्लियर? और ये किस चीज के ऊपर हमारे डिपेंड कर रहे होते हैं? चेंज इन यूज के ऊपर. When an entity decides to dispose of an investment property without development, it continues to treat the property as an investment property until it is derecognized, eliminated from the statement of financial position, and does not reclassify it as inventory. Transfer to or from investment property. और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर कौन सा मॉडल हम लोग अप्लाई कर रहे हैं? कॉस्ट मॉडल. अब देखिए भाई, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे. कहते हैं when an entity uses cost model, transfer between investment property, owners occupied property and inventory do not change the carrying amount of transferred, and they do not change the cost that property for measurement or disclosure purpose. क्या मतलब भाई? IAS 40 है और अपनी फेयर वैल्यू के ऊपर है. अब देखें यहाँ पे ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल, तो फिर IAS 40 के लिए ये आपके पास क्राइटेरिया आ जाएगा. ऊपर देखिए, अगर कॉस्ट मॉडल के ऊपर है तो क्या कहता है? कहता है भाई अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल के ऊपर है तो लाजिम बात है आपने उसको कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किया होगा. आपके पास उसकी WDV मतलब कैरिंग अमाउंट आ गई होगी. तो कहते हैं इसकी यही कैरिंग अमाउंट ही इन्वेंटरी के लिए उसकी कॉस्ट बन जाएगी और IAS 16 के लिए उसकी कॉस्ट बन जाएगी. राइट? ये बात समझ आ गई है. लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अपनी फेयर वैल्यू के ऊपर मौजूद है, फेयर वैल्यू, और आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से IAS 16 जा रहे हैं, तो आपने उसकी फेयर वैल्यू को देखते हैं. फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ change of use become the deemed cost for accounting purpose. IAS 16 के लिए उसकी कॉस्ट बन जाएगी क्या? फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. क्लियर? इन्वेंट्री में जा रहे हैं तो फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही इन्वेंट्री की कॉस्ट बन जाएगी. At the date of change of use become the deemed cost for future accounting purpose. IAS 2 के लिए ये कॉस्ट बन जाएगी. IAS 16 है, आपने फेयर वैल्यू पे रखा हुआ है अपने IAS 40 को, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि आपने अप्लाई कर देना है IAS 16 रीवैल्यूएशन मॉडल. जिस दिन आपने चेंज करना है उस दिन IAS 16 के ऊपर रीवैल्यूएशन मॉडल, मतलब IAS 16 चाहे आपका कॉस्ट पर है और चाहे आपके पास मौजूद है अपनी रीवैल्यूएशन मॉडल के ऊपर, आपने देखना है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कौन से मॉडल पर है. अगर वो फेयर वैल्यू मॉडल पर है तो आपने अपने IAS 16 को रीवैल्यू करना है अकॉर्डिंग टू IAS 16. ओके, रीवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस उसके ऊपर कैलकुलेट करना है. उसके बाद जो आपके पास वैल्यू है, इवन इफ पॉलिसी इज कौन किसके ऊपर? IAS 16 के ऊपर कॉस्ट मॉडल ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर एंड treat the difference in accordance with IAS. On subsequent disposal of the investment property, the revaluation surplus includes in equity may be transferred to. तो लाजिम बात है इसके ऊपर किसी किस्म का अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस आ जाता है
फेयर वैल्यू को मुताबिक आप लोगों ने आइस 40 को ट्रीट कर देना है, लेकिन उसके सरप्लस को इक्विटी का पार्ट रखो। आप ये हर साल ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि उसने डेप्रिशिएट नहीं होना। तो जिस दिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आप डिस्पोज करोगे उस दिन उसका सारा रिवैल्यूएशन सरप्लस जाके ट्रांसफर कर सकते। क्लियर? और अगर इन्वेंट्री से जाते हो आईएस 40 की तरफ और वो फेयर वैल्यू मॉडल है, तो इन्वेंट्री की आपने वही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ द एंड एनी difference comprising to previous carrying amount is recognized in। तो भाई आपने अपनी देखा कि आपकी इन्वेंट्री है 100 रुपए की, लेकिन मार्केट में इसकी वर्थ है 150, तो आइस 40 को 150 दो, और ये जो 50 का डिफरेंस आ रहा है ये चार्ज कर दो प्रॉफिट और लॉस। ऑल क्लियर? इसके लिए एग्जांपल्स देखें। फर्स्ट एग्जांपल आपके पास आ रही, कहते हैं जर्नल एंट्रीज आप लोगों ने रिकॉर्ड करनी है for the year ending 31st December 2019. Entity A has investment property carried at fair value of rupees 1 million. 1st January 2019, remaining useful life is 10 years. Entity A uses fair value model under IAS 40. On 30th June 2019, it was decided to use the building for administration rather than keeping it for investment potential. At this date, the fair value was rupees 1.2 million. Entity A uses cost model under IAS 16. On 31st December 2019, year end, the value of the property has increased to। अब देखो बेटा, सबसे पहली बात है कि डेट ऑफ चेंज, ये देखो क्या आपने ट्रांसफर कब किया, फिर ट्रांसफर किया किस तरह, IAS 40 टू IAS 16 बनाना है, ऐसे ही है ना? तो बेटा ये अपनी कॉस्ट मॉडल के ऊपर है, IAS 16 अपनी कॉस्ट मॉडल के ऊपर है, जबकि IAS 40 अपनी फेयर वैल्यू मॉडल के ऊपर है। तो ऐसी सिचुएशन में जिस दिन आप ट्रांसफर करने लगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की रीवैल्यूड अमाउंट IAS 16 के लिए उसकी कॉस्ट बन जाएगी। तो आपने इस बिल्डिंग को बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कर देना है, वन टू डबल जीरो, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट कर देनी है 1000, और ये जो 200 आ रहा है ये प्रॉफिट और लॉस को चार्ज कर देना है, और 31 दिसंबर को जाकर इसको डेप्रिशिएट करना है 1200 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 6/12, तो ये आपके पास आ जाना है 60। मतलब अगर मैं इस तरह से जाऊं 1200 के साथ 60,000 कह रहे हो ना तुम? 6,000 हाँ, मल्टीप्लाई बाय 6 बाय 1200 आएगा, वो है पूरे साल 120 आएगा पूरे साल। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो ये आपके पास इसकी जर्नल एंट्रीज बन जानी है। और यहाँ पर इसकी लाइफ बेटा 10 इयर्स, वो 1 जनवरी को थी, तो ट्रांसफर की डेट पर जो इसकी लाइफ आ रही थी हमारे पास वो 9.5, तो ये 10 नहीं लेना आप लोगों ने, ये 9.5 आपके पास आ जाएगी। क्या 63.16 ये आपके पास आ जाएगा, 1615 समथिंग का। तो ये देखें बेटा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, सबसे पहले उसको फेयर वैल्यू के ऊपर लेकर आए, क्योंकि हमने इससे पहले उसको 1000 पे रिकॉर्ड किया होता और अब ये 1200, तो हम लोग लेकर आए, तो ये 200 यहाँ चला गया। प्लांट को डेबिट किया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को क्रेडिट किया, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, और यहाँ पर इसको डेप्रिशिएट। मैंने इन दोनों के लिए कंबाइन एंट्री रिकॉर्ड करती थी ये हमारी, तो ये एक ही बात है। बात समझ आ गई? नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल नंबर 5, पास जर्नल एंट्री फॉर द ईयर एंडेड। एंटिटी पी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 1 मिलियन की है, उसके बाद 1 जनवरी को रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 10 इयर्स है।
और फेयर वैल्यू मॉडल यूज हो रहा है IAS 40 के ऊपर। 30 जून को ट्रांसफर किया गया। डेवलप द प्रॉपर्टी एंड यूज द सेल ऑफ प्लॉट। अच्छा जी, अब क्या आ रहा है, तो इन्वेंट्री बनने जा रहा है। Date the fair value is this on 31st December, the value of the property is this। अब हम लोगों ने क्या करना है बेटा, सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन फेयर वैल्यू मॉडल है अगर आपके पास IAS 40 के ऊपर, तो डेट और ट्रांसफर पर तो आपने उसकी फेयर वैल्यू को डिटरमिन करना है। तो फेयर वैल्यू इसको इसकी फेयर वैल्यू के ऊपर लेकर गए, 200 का इंक्रीज आ गया, वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को ट्रांसफर। अब आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कौन सी वैल्यू पे मौजूद है, तो फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट द डेट ऑफ चेंज, एट द डेट ऑफ ट्रांसफर, आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट बन जाएगी। इन्वेंट्री डेबिट हो जाएगी 1200 से, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अब की इसको डेप्रिशिएट वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं। और इन्वेंट्री के ऊपर कोई फेयर वैल्यू मॉडल नहीं होता कि अब हम इसके ऊपर 100 का इंक्रीज लेकर आए, तो हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 देखें। एंटिटी सी has property being used as warehouse carried at rupees this 1st January को remaining useful life है। Entity C uses cost model under IAS 16 for its property। 30 जून को उसने इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बना दिया, इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के लिए लेके आए। उस टाइम पे फेयर वैल्यू ये थी, मिस्टर सी यूजिंग फेयर वैल्यू मॉडल अंडर IAS 40 on 31st December 2019 year end, the value of the property has increased to 1.3 million। Transfer from revaluation surplus to retained earning is made at the time of। अब देखो बेटा, हमारा IAS 16 अपनी कॉस्ट मॉडल के ऊपर है, और इसकी जो हमारे पास वेयर हाउस कैरीड एट 1 मिलियन, मतलब ये इसकी कैरिंग अमाउंट है। और जब दिन ट्रांसफर करने लगे उस दिन इसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी, तो बेटा इसको पहले इधर लेकर आएंगे IAS 16 के मुताबिक, तो फिर PP डेबिट हो जाएगा और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट हो जाएगा 200 से। सबसे पहली आपने ये एंट्री रिकॉर्ड की, और साथ में 10 ईयर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है, तो बेटा इसने डेप्रिशिएट भी होना है, तो 6 मंथ्स के लिए, तो वो 50,000 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। अब आपकी जो वैल्यू जो प्रॉपर्टी है वो 950 पे पहुंच गई है। 950 से जो 1200 पे लेके जाएं तो रिवैल्यूएशन सरप्लस 250 का आ जाएगा। क्लियर। अब इसमें आप लोगों ने जाके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को 1200 से डेबिट कर देना है और PPE को क्रेडिट कर देना है, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो इन्वेस्टमेंट इनकम लास्ट में जब गए तो वो 1200 से 1300 पे रह गया, तो ये रिकॉर्ड 100 से आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट इनकम गेन ऑन फेयर वैल्यू, राइट। एग्जांपल नंबर 7, entity D has commercial shop held for, तो इन्वेंट्री है ये, और ये कोर्स ऑफ प्रॉपर्टी बिजनेस कैरीड एट 1 मिलियन 1st जनवरी को, 30 जून को, गिवन ऑन रेंट, यूजेज चेंज हो गया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी to a local business rather than keeping it for resale at this date, the fair value is rupees this on 31st December year, and the value of the property has increased to this entity using fair value model on IAS 40। तो बेटा आपने सबसे पहले इसको आके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 1200 से, इन्वेंट्री 1 मिलियन से, और जो 200 आया है ये आपको गेन हो गया है इसके ऊपर। फिर आपने क्या किया कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को 100 से इंक्रीज कर दिया 1200 से 1300 पर लाने के लिए एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। किसी किस्म का कोई इशू इसमें। नेक्स्ट है कंप्लीशन ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और फिर इसके डिस्क्लोजर्स हमारे पास आ जाते हैं, और फिर कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स। तो बेटा कंप्लीशन ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहते हैं व्हेन एन एंटिटी कंप्लीट्स द कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दैट विल बी कैरीड एट फेयर वैल्यू, एनी डिफरेंस बिटवीन द फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी at that date and its previous carrying amount shall be recognized in। तो बेटा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर जब भी फेयर वैल्यू गेन या लॉस होता है
चाहे वो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड हो, चाहे वो एक्वायर्ड हो, कुछ भी हो, हमेशा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चार्ज होता रहता है। क्लियर? तो आपने इसके ऊपर भी अगर किसी किस्म का कोई गेन और लॉस आ गया तो भी आपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को जाके चार्ज कर देना है। कोई इशू? बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स देखेंगे और साथ में कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स। और आपकी होम असाइनमेंट यही है कि आप लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स को सॉल्व करना है, एग्जांपल नंबर 8, 9, 10 और ये सारी एग्जांपल्स आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनकी डिस्कशंस करेंगे। आपने अपनी तरफ से इन एग्जांपल्स को सॉल्व करके आना है और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इन डिटेल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।